हेलो बच्चों, आज मैं आपको डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर 1 मिला हुआ है, जिसको हमने शुरू कर दिया है। इसका पार्ट ए तो हमने पूरा कर लिया है, पार्ट बी के भी हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस तो कर लिए, है ना। तो आज की क्लास में हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ पर आपके पास लिखा है क्वेश्चन नंबर 22 to 33 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। वैसे तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, अगर कोई इंटरनली चॉइस आई तो आप उसमें से कोई एक अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन समझेंगे, ये मैं आपको बोर्ड के लिए बता रही हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास है यहाँ। इन द फिगर टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point P. Prove that angle PTQ is equals to twice of angle OPQ. ठीक है, यहाँ पर आपको फिगर दे रखी है। पहले हिंदी में एक बार रीड करती हूँ। आकृति में एक बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं TP एवं TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि PTQ जो है वो ट्वाइस होगी, दुगनी होगी किसके, कौन से कोण के, OPQ के। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूरा समझा देती हूँ, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको करा चुकी हूँ। जो आपका बेसिक का सैंपल पेपर है, जो CBSE की तरफ से आया है, सेम क्वेश्चन उसमें भी ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 28 है। 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, बस 27 की जगह 28 है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बेसिक का सैंपल पेपर कर लिया है तो उनको तो पता चल गया होगा कि ये आपके पास क्वेश्चन है 28। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी, तो आप वहां से इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। मैंने पूरा क्वेश्चन वहां पर आपको ये एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, सॉल्यूशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। ठीक है, देखो आपसे कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं यहाँ पर ये TP और TQ, ठीक है, जो इस पॉइंट T से बनी हुई है। ठीक है ना, अब करना क्या है आपको कि जो ये वाला कोण है जो इन्होंने बना के दिया है, ये वाला कोण जो है ना, ये इस कोण के PTQ, इस कोण के दुगना है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि ये दोनों जो है स्पर्श रेखा है और बाहर एक बिंदु से बनी हुई है, तो इनकी लंबाई तो बराबर होगी, थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग होगी नहीं होगी बराबर। और ये आपको पता है जब ये दोनों इक्वल है, TP इज इक्वल टू TQ है, तो फिर ये वाले दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे। ठीक है ना। अब अगर आप इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को देखो, बन गया नहीं बन गया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, कौन सा, TPQ। कैसे आइसोसेलेस है, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है ना। तो अगर आप इसे देखो तो इन तीनों का सम तो 180 होगा, लेकिन ये दोनों एंगल तो इक्वल है। तो मैंने पता है क्या किया, इसको थीटा मान लिया है, थीटा मान के ये दोनों एंगल इक्वल है, तो यहां से मैंने ये निकाल लिया है। ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि ना मुझे यहां पर चाहिए ये PTQ। ठीक है, अब बात आती है इसकी छोटे वाले कोण की, जो हमारे को ट्वाइस प्रूव करना है। तो आपको पता है ये पूरा 90 डिग्री है ना, ये पूरा 90 डिग्री। तो अगर मुझे ये वाला निकालना हो तो मैं क्या करूं, इस पूरे 90 डिग्री में से जो ये शेड का रूम है इसको माइनस कर देती हूँ, तो फिर ये आ जाएगा ना यही, तो यहां से मेरा ये निकल जाएगा। तो जब आप ये सॉल्व करोगे पूरा तो आपके पास यही आएगा। ठीक है, तो आप बेसिक के सैंपल पेपर से क्वेश्चन नंबर 28 से इसको देखिएगा जरूर, जिन्होंने किया उनको पता होगा कि ये सेम क्वेश्चन 28 है इसमें बेसिक सैंपल पेपर में। ठीक है ना, तो आप इसका सॉल्यूशन वहां से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन है यहाँ पर, सुनीता हैज सम नोट ऑफ ₹50 and 100 अमाउंटिंग टू अ टोटल ऑफ ₹15,500. If the total number of notes is ₹200, then find how many notes of ₹50 and 100 each she has. सुनीता के पास 50 रुपीज और 100 रुपीज के कुछ नोट हैं जिनकी कुल राशि 15,500 रुपए है। यदि कुल नोटों की संख्या 200 है तो उसके पास 500 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए प्रत्येक के कितने नोट होंगे। देखो एक गर्ल है सुनीता, उसके पास कुछ नोट है 50 रुपीज के और 100 रुपीज के। ठीक है, अगर आप टोटल करो कि उसके पास कितने पैसे हैं, तो उसके पास 15,500 रुपीज है टोटल करने में। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर उसके पास टोटल नोट कह रहा है, ये नहीं कह रहा 50 के या 100 के, दोनों के मिला के कुल उसके पास 200 नोट है। तो आपको ये बताना है कि उसके पास 50 रुपीज के कितने नोट है और 100 रुपीज के कितने नोट है, दोनों आपको बताने हैं, वो आपको नहीं दे रखा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको बेसिक में मिल जाएगा, लेकिन डिजिट्स चेंज है इसलिए ये मैं यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व कराऊंगी। ठीक है ना, देखो तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर।
सबसे पहले ना हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे को नहीं पता 50 रुपीज और 100 रुपीज के कितने नोट है, नहीं पता ना, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ रुपी 50 नोट, उसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट, उसको मैंने वाई मान लिया। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार अगर हम यहाँ देखें, तो एक चीज तो हमें ये दे रखी है कि उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है, कुल राशि है उस पर 15,500 की। तो इसका मतलब 50x प्लस 100y इज इक्वल टू रुपीज 15,500 होगी, है ना। 50 रुपीज के जितने भी नोट है उसको 50 से इंटू कर देती हूँ, और 100 रुपीज के जितने भी नोट है उसको वाई से इंटू कर देती हूँ, ठीक है। 50 वाले को x से और 100 वाले को y से, तो टोटल करके 15,500 आना चाहिए, ठीक है। दूसरी एक और चीज आपको दे रखी थी, उसपे टोटल नोट 200 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। तो यहां से मेरी ये दो समीकरण बन गई है, दो इक्वेशंस, ठीक है। अब मैंने पता है क्या किया, इस सेकेंड वाली इक्वेशन से ना x की वैल्यू निकाल दी, और इसको क्या किया, पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, ठीक है ना। यही है ना इक्वेशन 1, यहां लिख लेते हैं। अब इसमें मैंने x की वैल्यू पुट कर दी। देखो मैंने x की वैल्यू इसके अंदर इसलिए पुट की क्योंकि एक वेरिएबल हो जाएगा और एक इक्वेशन हो जाएगी, तो मेरा आंसर निकल जाएगा यहां से, ठीक है ना। अब मैंने इसको इससे इंटू करना है और इसी 50 को इससे भी इंटू करना है, ये दोनों के साथ इंटू में होता है। कई बच्चे ना इसको एक ही से इंटू करके छोड़ देते हैं, बहुत बार ये मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। ये जो 50 है बाहर, ये दोनों के साथ इंटू का है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10,000 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 50y प्लस का 100y ऐसी है इज इक्वल टू 15,500 ऐसी, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 50y आएगा, और इस 10,000 को मैं उधर ले जाती हूँ, तो प्लस का है तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, है ना। तो 50y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 5,500। अब आपको तो y की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करने वाले हो, ये 50 मल्टीप्लाई आएगा तो इसको यहाँ पर ले आओ, तो डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ करते हैं, तो y मेरे पास आ गया, तो आपके पास एक मिनट, यहाँ पर था 5,500 और डिवाइड में आपके पास यहाँ पर क्या था, 50 था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड में इसको 50 लिख दिया, तो यहाँ से y 0 से 0 काट दिया, ठीक है। y आ गया आपके पास 110, ठीक है। तो ये तो आपके पास y निकला, तो y आपने माना क्या था, 100 रुपीज के नोट को माना था ना। चलिए अब इसको आप पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में इसको रख दो। देखो ये है ना समीकरण 2, अगर मैं इसमें y पुट कर दूंगी तो x आ जाएगा मेरा। चलिए वही करते हैं, तो इक्वेशन 2 पहले मैं यहां लिख लेती हूँ एक बार और, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 था, तो अब y की जगह 110 रख दिया और यहाँ पर 200 दे दिया, तो x 200 माइनस 110, तो x मेरा कितना आ गया, 90 आ गया। इसका मतलब 50 रुपीज वाले नोट आपके पास कितने हैं, जो आपने x माने थे वो 90 है, ठीक है। और 100 रुपीज के नोट कितने हैं, जो आपने y माने थे, है ना, तो वो आपके पास कितने हैं, 110। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें आपको ये बताना था कि आपके पास 50 रुपीज के, सुनीता के पास मतलब 50 रुपीज के और 100 रुपीज के कितने नोट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है यहाँ पर आपके पास, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो सबसे पहली बात आपको पता चल रहा होगा देख के कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 का है, ठीक है। प्रूव करना है कि √2 जो है आपका इरेशनल नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको, फिर से मैं वही चीज बोलूंगी यहाँ पर कि मैंने आपको बेसिक के सैंपल पेपर में ये सेम क्वेश्चन करा रखा है, बस वहां पर √2 की जगह √3 है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भी बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 है और 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का ही आता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिर चाहे वो √2 आए, चाहे √3 आए, चाहे √5 आए, कंसेप्ट पूरा सेम है, जो स्टेटमेंट्स वहां लिखी गई हैं सब कुछ सेम लिखी गई है। बस अगर आपके पास 2 है, √2 है, तो आप जहां जहां 3 होगा वहां पर 2 लिख दीजिएगा, और अगर √5 आता है क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में, तो जहां जहां 2 होगा वहां पर आप √5 लिख दीजिएगा, बस और कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो मैं लिंक आपको नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिक सैंपल पेपर की, तो आप वहां से क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, वो √3 का क्वेश्चन है,
आप पहले √3 का वहां से समझिएगा और फिर √2 का आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप खुद की करोगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो पाएगी और उतना ही आपको पता चलेगा कि आप गलतियां कहाँ कहाँ करते हो, ताकि बोर्ड एग्जाम में वो मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 90 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ 2 डिजिट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 5। एक डब्बे में 1 से 90 तक की संख्याओं वाले 90 कार्ड हैं। यदि डब्बे में से एक कार्ड यथाचित निकाला जाता है तो निम्न के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और एक 5 से विभाजन संख्या। ठीक है, देखो है क्या, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। आपसे कह रहा है, आपने बताया क्या किया, एक बॉक्स के अंदर ना 90 कार्ड्स रख दिए, कार्ड्स रखे उसमें 1 to 90 तक के नंबर लिख दिए होंगे, ठीक है। अब रैंडमली आपने एकदम उस बॉक्स में से एक कार्ड निकाला है बिना देखे, ठीक है। तो आपको कुछ चीजों की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रायिकता। जैसे कि फर्स्ट में कह रहा है 2 डिजिट नंबर, मतलब दो संख्याओं की जो 2 अंकों की जो संख्या होती है उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर ये है, जो आपने 90 तक के नंबर लिखे हैं उसमें 2 डिजिट वाले नंबर होंगे कितने, 10 से ही तो शुरू होंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड सो ऑन 90 तक। इसका मतलब सारे ही 2 डिजिट के नंबर हैं, बस 1 से लेके 9 तक के 2 डिजिट नंबर नहीं है, है ना। अगर मैं यहाँ लिखूं 1 to 9, ये मेरे पास 1 डिजिट नंबर है, बाकी सारे तो 2 डिजिट नंबर है। तो मैं आसानी से बता सकती हूँ ना 2 डिजिट कितने हैं, 90 में से ये 9 माइनस कर देती हूँ तो 81 है मेरे पास 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी तो अभी हम निकाल ही लेंगे, पहले हम क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये पता चल गया कि 2 डिजिट नंबर उस बॉक्स के अंदर कितने हैं, 81 कार्ड्स पे 2 डिजिट नंबर लिखे, 2 अंकों की संख्या लिखी हुई है, ठीक है। सेकंड में कह रहा है अब परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या, ये क्या होता है। देखो परफेक्ट स्क्वायर, जैसे एग्जांपल दूं, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये सब मेरे होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या इन्हें बोलते हैं। तो कितने होंगे अगर मैं 90 तक में देखूं तो, एक तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, है ना। ऐसे 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 हो गया, 8 8 जा 64 हो गया, 9 9 जा 81 हो गया, 10 10 जा 100 हो गया। तो क्या 100 लेंगे, नहीं 100 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने नंबर ही 90 तक के प्लेस किए, तो 100 कैसे लूंगी, 100 तो है ही नहीं उस बॉक्स के अंदर, नहीं है ना। तो 100 नहीं लेंगे, सिर्फ 90 तक के लेंगे, तो 81 लास्ट है। तो अब आपको परफेक्ट स्क्वायर और पूर्ण वर्ग संख्या पता चल गई उस बॉक्स के अंदर कितनी है। चलिए आगे देखते हैं, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, एक वो नंबर जो 5 से डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबल मतलब 5 की टेबल में आता हो, तो वो कौन कौन से नंबर होते हैं, जिनके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, वही तो होते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25, करते करते अप टू 90 तक जितने भी आएंगे। तो अब सब मुझे पता चल गया, बस अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो देखो अब हम कैसे निकालने वाले हैं, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो टोटल आउटकम लिख लेते हैं। टोटल आउटकम्स आपके पास आ गए यहाँ पर 90, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आपसे आ 2 डिजिट नंबर। देखो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए ना, चाहे समझने में आप 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन समझ आ जाएगा ना, तो फिर आप सॉल्यूशन जल्दी से निकाल सकते हो। अगर आप बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन देखते ही सोचोगे ना ये तो मुझे आता है, चलो जल्दी जल्दी से कर देते हैं, तो जल्दबाजी के चक्कर में कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझिए, फिर उसका सॉल्यूशन कीजिए, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर कितने आएंगे हमारे पास, 90 में से वो 9 माइनस करना था ना, तो 81 आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, 2 डिजिट नंबर की। तो यहां लिखा मैंने 2 डिजिट नंबर, फेवरेबल आउटकम 81 है, टोटल आउटकम 90 है, तो ये 9 अपॉन में 10 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, कह रहा था अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास कितने हैं, 1 है, 4 है, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया और 81 हो गया। काउंट कर ले एक बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं अब हम यहाँ पर, अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 9 अपॉन 90, इसका मतलब 1 अपॉन 10 आ गई, ठीक है ना। चलिए थर्ड वाला अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमसे कह रहा है यहाँ पर नंबर
डिविजिबल बाय 5। तो पहले लिख लेना कौन कौन से हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ठीक है, काउंट कर लेते हैं एक बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालने वाले हैं हम यहाँ पर, नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 18 अपॉन में 90 ना, तो ये तो मेरी 2 अपॉन में 10 आ गई और कट होके 1 अपॉन में 5 आ गई। ठीक है, तो इसकी आ गई 1 अपॉन में 5। ठीक है, प्रायिकता, और इसकी कितनी आ गई, इसकी आ गई 1 अपॉन में 10। ठीक है, और इसकी आ गई मेरे पास 9 अपॉन में 10। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पहले समझ लिया तो कितना आसान हो गया उसको करना। ठीक है ना। अब इसके साथ ना आपको एक इंटरनल चॉइस दे रखी है, वो मैंने यहाँ नहीं लगाई थी, तो यहाँ पर है वो इंटरनल चॉइस। मतलब अगर आप या तो वो वाला क्वेश्चन कीजिए या ये वाला, लेकिन दोनों ही प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। इसका मतलब चैप्टर तो आप नहीं छोड़ सकते हो, मैं आपको हर बार ये चीज बोल रही हूँ, एक भी चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना, करके आपको सारे चैप्टर जाने हैं। क्योंकि चॉइस में पता है, जो ऊपर वाले चैप्टर क्वेश्चन जो ऊपर वाले चैप्टर से है ना, सेम चैप्टर से ही नीचे वाला क्वेश्चन है इंटरनली चॉइस में। तो आप छोड़ नहीं सकते हो एक भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर छोड़ा तो कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए, Red Queen and Black Jack are removed from a pack of 52 playing cards. Find the probability that the card drawn from the remaining card is a red card, neither a jack nor a king, either a king or a queen. ताश के 52 पत्तों वाली एक गड्डी में से लाल रंग की बेगम और काले रंग का गुलाम निकाल लिया गया है। शेष ताश के पत्तों में से एक पत्ता यथाचित निकाले जाने पर नीचे आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लाल रंग का पत्ता, ना एक बादशाह ना एक गुलाम, और एक बादशाह या एक बेगम। देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास ना 52 प्लेइंग कार्ड्स थे। कार्ड्स आप सबको पता है कौन से होते हैं। ठीक है, अब उसमें से पता है आपने क्या किया, एक तो रेड क्वीन निकाल ली। तो कितनी रेड क्वीन होती है आपके पास, दो, एक डायमंड में होगी और एक हर्ट में होगी, तो वो दो आपने निकाल ली, माइनस कर देते, हमने निकाल दी। तो अब ब्लैक जैक निकाल लिया। तो ब्लैक जैक भी आपके पास दो होते हैं, एक स्पेड में मिलेगा आपको, एक क्लब में मिलेगा, है ना। तो ये भी मैंने दो हटा दिए, तो इसका मतलब अब मेरे पास 48 कार्ड्स है। ठीक है ना। अब मुझे यहाँ पर कुछ प्रायिकता किसी इन चीजों की बतानी है, रेड कार्ड की, लाल रंग के पत्ते की। ठीक है, उसके बाद बतानी है नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, ना तो जैक होना चाहिए ना ही किंग होना चाहिए, या फिर आइदर अ किंग और अ क्वीन, या तो किंग होनी चाहिए या फिर क्वीन होनी चाहिए। ठीक है, बादशाह या बेगम होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अब हम इसको कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ टोटल आउटकम्स। वैसे तो 52 होने चाहिए थे, लेकिन अब इसमें से मैंने कुछ कार्ड्स को निकाल दिया, तो टोटल 4 कार्ड्स निकाले, तो अब की बार मेरी टोटल आउटकम्स 48 आ गए। फर्स्ट में कह रहा है रेड कार्ड, तो कितने रेड कार्ड बचे होंगे, 26 होते हैं रेड कार्ड, है ना। 13 हार्ट और 13 डायमंड 26 ही होते हैं ना। लेकिन आपने रेड क्वीन तो निकाल ली है, तो दो कार्ड्स तो आप निकाल चुके, तो 26 में से 2 माइनस करो तो 24 बचे। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको आ रेड कार्ड की, लाल रंग के पत्ते की। ठीक है, तो कैसे आएगी, फेवरेबल आउटकम है आपके पास 24 और टोटल है आपके पास 48, तो ये कितनी आ गई आपके पास 1/2 आ गई। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट यहां देखते हैं। कह रहा है नाइदर अ जैक नॉर अ किंग, ना तो जैक होना चाहिए और ना ही किंग होने चाहिए। तो अगर आप यहां पर देखो, तो जैक तो आप पहले ही निकाल चुके हो ब्लैक के, दो जैक, तो इसका मतलब सिर्फ दो ही जैक बचे हुए हमारे पास रेड वाले के। ठीक है, और नॉर अ किंग, किंग तो मेरे पास 4 बचे हैं, दो ब्लैक के और दो रेड के, तो मतलब वो 6 नहीं आने चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स लिखूं अपने, तो 48 कार्ड्स में से वो 6 कार्ड नहीं आने चाहिए। दो तो मेरे पास यहाँ पर जैक के नहीं आने चाहिए और 4 मेरे पास यहाँ पर किंग के नहीं आने चाहिए, क्योंकि किंग के तो मेरे पास चारों बचे हैं, एक भी नहीं निकाला था मैंने, लेकिन मैंने जैक के दो पहले से ही निकाल लिए थे गेम को स्टार्ट करने से पहले। ब्लैक जैक में निकाल चुकी हूँ, तो सिर्फ रेड जैक मेरे पास अंदर बचे हुए हैं 48 कार्ड्स में से, है ना। तो टोटल ये 6 कार्ड नहीं आने चाहिए, तो बाकी तो कोई भी आ सकता है ना, बस यही 6 तो नहीं आने चाहिए, तो हम इस 6 को माइनस कर देते। तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पर 42। तो बस प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसकी, ना तो बादशाह हो ना ही गुलाम हो। तो नाइदर आ जैक
नोरा किंग। ठीक है, तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो फेवरेबल आउटकम है 42, टोटल आउटकम है 48। कट कर देते हैं, तो अगर मैं इसको कट करूं तो ये कितने पे, 6 से कट करते हैं इसको, 6 7 जा और 6 8 जा, तो 7/8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। कह रहा है आइदर अ किंग और अ क्वीन, एक बादशाह या एक बेगम। तो अगर आप देखो ना, तो क्वीन तो आप रेड वाले की तो पहले ही निकाल चुके हो, तो अगर आप फेवरेबल आउटकम्स इसके देखो, तो देखो बेगम, दो बेगम आप पहले ही निकाल चुके हो रेड वाली, सिर्फ ब्लैक वाली दो बेगम से आपके पास बची है, तो एक तो वो दो आने के चांसेस है कि आ सकती है, प्लस अब बात आती है यहाँ पर किंग की, बादशाह, तो ये तो सारे ही आपके पास, आपने एक भी नहीं निकाले थे ना कार्ड में से, तो प्लस के 4, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 6। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 6। दो ब्लैक वाली क्वीन मेरे पास आ सकती है, ठीक है, बेगम जो है, और बादशाह तो मेरे पास चारों हैं कार्ड के अंदर, तो चारों में से कोई सा भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर हम लिख लेते हैं आइदर अ किंग और अ क्वीन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ना यही लिखेंगे, एक बादशाह या एक बेगम, यहाँ पर पी और ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो 6/48, तो इसको आप कट कर दो, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, तो 1/8 आपका यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रायिकता आ गई 1/8। ठीक है, तो ये था आपके पास और वाला पार्ट, जो पार्ट आपको अच्छे से आता है आप उसको ही अटेम्प्ट कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए यहाँ पर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कंपलसरी करना है। लिखा है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, the earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. एक 3 मीटर व्यास वाले कुएं को 14 मीटर गहरा खोदा गया, इसमें से निकली मिट्टी को 4 मीटर चौड़े वेल के आकार में एक चबूतरा बनाने के लिए समान रूप से फैलाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपने पता है क्या किया, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं उसके बाद करेंगे। ठीक है, देखो आपके पास ना एक कुआं था जिसके आपको डायमीटर मतलब कि व्यास दे रखी है, ठीक है, और वो कितना गहरा था ये भी बता रखा है, मतलब हाइट दे रखी है उस कुएं की। अब आपने ना उसको खोदा और उसमें से मिट्टी निकाली, मिट्टी निकाल के ना आपने एक चबूतरा बनाया है, मतलब रिंग शेप का, सिलेंडर के शेप का एक गोला, उसके पास ही एक चबूतरा बना दिया। ठीक है, उस मिट्टी से ही बनाया है जो आपने मिट्टी निकाली है उसमें से। अब उस चबूतरे की ऊंचाई आपको बतानी है, वो आपको नहीं दे रखी। एम्बैंकमेंट की हाइट आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमारे को फिगर बनानी पड़ेगी, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखो कैसे बनेगी, तो आपको पता है कि जो वेल होता है वो तो सिलेंडर की शेप का होता है, तो चलिए पहले वही बना देते हैं यहाँ पर। आप इसे ठीक से पेंसिल और स्केल से फिगर को बनाइएगा। ठीक है, और एग्जाम में भी ये फिगर आपको बना के आनी है। ठीक है ना, तो मैंने ये कुआं बना लिया, ये मुझे 14 मीटर दे रखा है कि इसकी गहराई इतनी है। ठीक है, और इसकी डायमीटर भी दे रखी है मुझे पूरी 3। अभी मैं यहाँ पर लिख नहीं रही, पहले मैं ये चबूतरा यहाँ साइड में बना देती हूँ, उसके बाद इसकी सारी मेजरमेंट लिख दूंगी। ठीक है, अब आपने बताया क्या किया है, कुछ ऐसा बनाया है इसका चबूतरा। ठीक है, आप इसे थोड़ा ठीक से बनाइएगा। मैंने थोड़ा ये बड़ा इसलिए दिखाया ताकि आपको ये यहाँ पर दिख जाए वीडियो में ठीक से। ठीक है, हाँ, तो अब आपको ना इस वेल की हाइट तो दे रखी है 14 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये मुझे 3 दे रखा है, ये पूरा डायमीटर दे रखा है, मुझे रेडियस अभी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और एक और चीज मुझे क्या दे रखी है कि 4 मीटर चौड़ा है ये आपको 4 मीटर दे रखी है मतलब। ठीक है, इसको बिल्कुल इसके लेवल का ही बनाइएगा, ये 4 मीटर आपको दे रखा है। अब आपसे कह रहा है जो आपने ये चबूतरा बनाया है, एम्बैंकमेंट जो ये बनाया है, इसकी जो ये हाइट है, ये आपको नहीं पता, ये आपको निकालनी है। इसको हम क्वेश्चन मार्क बना देते हैं यहाँ, ताकि हमें पता चल जाए कि हमको निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहली बात आप ये देखिए, जो आपने इस कुएं में से मिट्टी निकाली है और उसका जो वो चबूतरा बनाया है, तो दोनों तो बराबर ही होगा, जितनी मिट्टी निकाली होगी उतना ही तो आप चबूतरा बना पाए होंगे उतनी मिट्टी का। तो इसका मतलब मैं आपको ये कहूं कि जो ये वॉल्यूम ऑफ वेल है,
ठीक है, आयतन जो किसका है, इसका आपका कुएं का, और जो आपने मिट्टी निकाल के चबूतरा बनाया था, तो दोनों का बराबर ही होगा, वो तो होगा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें चाहिए। ये तो मुझे पता चल गया कि जो सिलेंडर की वॉल्यूम है वो इस रिंग की, जो ये रिंग आपने यहाँ पर बनाई है ना, सर्कुलर रिंग, इस रिंग की वॉल्यूम के बराबर होगी। ठीक है, और अगर मैं आपसे सिलेंडर की वॉल्यूम पूछूं तो पाई आर स्क्वायर होती है, पाई आर स्क्वायर एच ये होती है। तो मुझे यहाँ पर कुएं की आर भी दे रखी है और एच भी दे रखी है, दोनों चीज। लेकिन इस एम्बैंकमेंट की मुझे सिर्फ आर पता है, एच नहीं पता, वो ही मुझको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो देखिए अब करेंगे हम इसको कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ वेल, जो जो दे रखा है वही लिख देते हैं। इसको मैंने h1 मान लिया। ठीक है, ये मुझे 14 मीटर दे रखी है। उसके बाद मुझे रेडियस ऑफ वेल भी दे रखी है। आप सोच रहे होंगे कहाँ दे रखी है, मैम बार बार बोल रही है कि दे रखी है। तो हमारे को डायमीटर दे रखा है ना, व्यास, तो इससे हम त्रिज्या तो निकाल ही सकते हैं। तो 3/2 लो आ गई, तो उसको मैंने R1 मान लिया। ठीक है, तो वो डायमीटर दे रखा है, इसलिए मैं उसको बार बार बोल लूं कि हमें रेडियस तो दे रखी है, क्योंकि हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब इसी के साथ साथ मुझे विड्थ दे रखी है, किसकी, उस चबूतरे की। वो मुझे दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ पर देखिए जरा फिगर में, यहां से यहां तक की मैंने जो ये त्रिज्या थी, ये कितनी निकाली है, 3/2। और इसकी जो है ये यहां पर है, इसकी ये जोड़ दूं 3/2 + 4, तो इसकी भी निकल जाएगी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट मैंने यहाँ पर कैसे निकालूंगी, ये मैं सिर्फ आपकी बाहर बाहर के निकाल रही हूँ, आउटर। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ कि मैं सिर्फ आउटर की निकाल रही हूँ। तो वो कैसे निकलेगी, तो इस 4 में इस 3/2 को प्लस कर देती हूँ। ठीक है ना। अब ये तो बेस सेम नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बेस सेम कर लेते हैं। तो 4 × 2 अपॉन में 2 + 3/2, तो 4 × 2 = 8। एक मिनट मैं इसको ठीक से लिखती हूँ। तो यहाँ पर तो आ गया 8/2 + 3/2, तो इसका मतलब 11/2 मीटर। ठीक है, हाइट नहीं दे रखी थी तो एक्स मान लेते हैं। एक्स मानते हैं या फिर एच मान के करते हैं, हाइट है ना तो एच से ही करते हैं। चबूतरे की मुझे ऊंचाई नहीं दे रखी ना, वो तो निकालनी है, उसको हम h2 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कुएं की h1 मानी है ना, इसलिए मैंने इसको h2 मान लिया। ठीक है, आप इसको x भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि h2 ही मानना है। ठीक है, जो आप मानो ना वही आप यहाँ पर लिखना। ठीक है, चलिए अब देखो, मैं आपसे क्या कह रही थी, मैं यही कह रही थी ना आपसे कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम वेल, मिट्टी जो निकाली है ना उस कुएं में से, उसकी जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज्ड टू फॉर्म एम्बैंकमेंट, वो चबूतरा बनाने के लिए जितनी मिट्टी यूज हुई उसकी वॉल्यूम के बराबर होगी। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम होगी पाई R1² H1, और इसकी वॉल्यूम होगी पाई R2²। लेकिन अब जो यहाँ पर R2 आएगा वो कैसे आएगा, तो ये तो 2 आ रहे हैं ना इसके अंदर, इस चबूतरे के अंदर तो देखो 2 आ रहे हैं, आउटर भी और एक इनर भी है। तो अब ये आएगा यहाँ पर R2² - R1², और H क्या माना है मैंने इसका, H2 ये रहा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जो इसकी रेडियस है, क्योंकि ये हॉलो है ना, जो आपने चबूतरा बनाया है वो हॉलो बना है, तो उसमें R2 - R1 लगेगा, आउटर माइनस इनर रेडियस लगेगी। ठीक है ना, जब भी हमारे पास हॉलो सिलेंडर होता है तो जो उसका हम पाई R² H लगाते हैं, तो जो R² होता है ना वो होता है आउटर माइनस इनर। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर मैं इसको स्टार बना देती हूँ, इसको याद रखिएगा। बस अब इस पाई से मैंने इस पाई को काट दिया। ठीक है, अब सिर्फ वैल्यूज पुट कर दूं, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, नेक्स्ट स्लाइड पे पुट करूंगी। R1 दे रखा है 3/2, तो उसका स्क्वायर। H1 दे रखा है 14, तो मैं 14 रखूंगी। R2 मैंने कहाँ निकाला है भाई, मैंने R2 ये रहा 11/2, आउटर मैंने यहाँ लिख दिया था देखो, इसलिए आउटर। इनर तो मुझे पता ही है 3/2 ये। ठीक है, H2 मुझे निकालना है। चलिए पुट करते हैं हम यहाँ पर, तो यहां पर से पुट करना शुरू करते हैं। तो 3/2 का स्क्वायर और H1 था मेरे पास 14। ठीक है, पाई तो मैंने कट कर ही दिया था, तो उसके बाद यहां पर था 11/2 का स्क्वायर - 3/2 का स्क्वायर, और H2 था। ठीक है ना, चलिए तो इसको करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/4 इंटू में 14,
और यहाँ पर आ जाएगा 121 अपॉन में 4 माइनस 9 अपॉन में 4, ठीक है, और ये H2 आ जाएगा। इसको कट कर दूं, 2 से कट हो रहा है ताकि छोटा हो जाए, 63 अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। अब 121 में से 9 माइनस किया तो 112 अपॉन में 4 H2 आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आप चाहो ना इस 2 को इससे यहाँ कट कर सकते हो, सामने सामने कट हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब ये मेरे पास बचा 63 इज इक्वल टू 112 अपॉन में 2H2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, आप वहां पर भी कट कर सकते हो, ठीक है ना। इसको इससे कट कर दिया, 56 आ गया। H2 कितना आ गया, 63 अपॉन में 56, बस डिवाइड कर दो, 1.125 मीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट अगर मैं यहां लिखूं, चबूतरे की ऊंचाई जिसको मैंने क्या माना था H2, वो कितनी आ गई मेरी 1.125 मीटर, ठीक है। चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ गई 1.125 मीटर, ठीक है। मेन यहाँ पर ये था, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आउटर माइनस इनर करनी है, भूल मत जाना आप इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए हम। क्वेश्चन है हमारे पास प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है यहाँ पर, तो टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, जब भी टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए ना, एक चीज लिख लिया करो, चाहे यूज हो चाहे ना हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यूज हुआ तो अच्छी बात है, नहीं यूज हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो प्रूफ करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। कई बच्चों को पता है, ये कंफ्यूजन भी होती है कि हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही क्यों सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड क्यों नहीं करते। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड ये है, तो आप इसको सॉल्व क्या करोगे, क्या ये इतना छोटा सा इतना बड़ा बन पाएगा, ये पूरा नहीं बना पाओगे ना, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ेगी ताकि राइट हैंड साइड के इक्वल ला सके, ठीक है। देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। सबसे पहली बात तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो ना, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में cos और साइन है और राइट हैंड साइड पे cosec और cot है, तो क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को इसी फॉर्म में कर ले cosec और cot में। अब वो कैसे करेंगे cosec और cot में, तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश में और हर में साइन थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। करके देखें एक बारी, चलिए देखते हैं। डिवाइड साइन थीटा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो सबके नीचे लिखिएगा फिर cos थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब ऐसे इनके नीचे लिखेगा cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज मैं चेंज करूंगी, वो क्या चेंज करूंगी, इस प्लस को, और वो इसलिए चेंज करूंगी क्योंकि आपके पास यहाँ ना ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। ये माइनस से ही सॉल्व होगा, प्लस से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये एक ही स्टेप चल रहा है मेरा अभी, और 1 अपॉन में साइन थीटा, तो इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, उसी तरीके से इसके नीचे भी लिख दिया साइन थीटा, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। डिवाइड करना था तो सबके नीचे कर दिया डिवाइड, ठीक है। चलिए ये तो कट हो गए, ये भी कट हो गए। अब cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसके बाद वाला जो स्टेप है वो मैं यहां पर लिख लू नीचे इक्वल टू डाल के, cos अपॉन में साइन बन गया cot थीटा माइनस का 1, अब 1 अपॉन में साइन थीटा बन गया cosec थीटा, cos अपॉन में साइन बन गया cot थीटा प्लस का 1 और माइनस का cosec थीटा। तो अब आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि हाँ हम राइट हैंड साइड को ला सकते हैं क्योंकि अब ये cosec और cot की फॉर्म में आ गया, पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं था, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैंने क्या यूज किया, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा जो है वो cot थीटा होता है, और 1 अपॉन में साइन थीटा जो है वो cosec थीटा होगा। अगर आप ये लिख के आओगे तो ज्यादा अच्छी बात है, जो जो फॉर्मूला आप यूज करो ना साथ साथ यहाँ पर लिखते रहो ब्रैकेट में, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं वापसी, ये cosec और cot चाहिए, अभी भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रही है हमें, दिख रही है ना। अब क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाने वाले हैं, इसको पहले थोड़ा चेंज करके ना यहाँ लिख देती हूँ मैं, cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1
और इसको लिख देती हूँ मैं 1 माइनस, ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कुछ नहीं किया, डिजिट्स को आगे पीछे किया है और कुछ भी नहीं किया है। साइन भी वही है, डिजिट्स भी वही है, अभी कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ना एक आइडेंटिटी बताती हूँ। वैसे तो आपको काफी सारी आइडेंटिटीज याद होंगी इसकी, ठीक है। एक कॉसेक और कॉट की भी होती है। वो क्या होती है, देखो यहाँ लिखती हूँ मैं, वो होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी होती है। तो क्या मैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने सिर्फ अभी इसी में ही लगाया है ये, ठीक है। अब पता है मैं क्या करने वाली हूँ, इस वन की जगह, इस वन की जगह यहां पर आ जाओ आप, इस वाले वन की जगह, ये वाले वन की जगह मैं वही वाले वो लिखने वाली हूँ। क्या लिखने वाली हूँ, ये लिखने वाली हूँ, ये, ठीक है। तो मैं ना एक बार ये वाला स्टेप दोबारा आगे लिख लूं ताकि बार बार मुझे स्लाइड पीछे ना करनी पड़े, ठीक है। चलिए मैं यहां लिख देती हूँ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1। ये मैं स्टेप एक बार रिपीट कर लूं, ठीक है। 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, ठीक है ना। अब देखो, पता है मैंने क्या किया, इसको तो मैंने ऐसे ही रहने दिया है और इस वन की जगह ये पूरा ही लिख दिया है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और ये अपॉन वाला मैंने ऐसे ही रहने दिया, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। नेक्स्ट स्टेप यहां पर आ गए अब आप ध्यान से देखो, क्या मैं इसमें से ये कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉमन ले सकती हूँ? इसको बेनिष्ठ हम कर सकते हैं ना यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो चलिए वही कर लेते हैं फिर। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। क्या बचा अंदर, यहाँ तो 1 बच गया, माइनस, अब ये बचा है पर इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि बाहर माइनस है इसीलिए। और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर मेरा भी फिलहाल ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना। चलिए अब की बार ये वाला ब्रैकेट खोल देते हैं फिर हम, क्या पता कुछ निकल ही आए और कुछ कट हो जाए, है ना। तो बाहर माइनस है तो अंदर के साइन तो चेंज होंगे ही होंगे, तो चलिए अंदर के साइन मैंने चेंज कर दिए। अब देखो आप ध्यान से, कुछ कट हो रहा है क्या? मुझको तो दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो कट हो ही रहा है। हो रहा है कुछ कट, बिल्कुल ये इससे कट हो गया। सेम सेम है, सब चीज सेम है, देखो जल्दी से आप। 1 प्लस का है यहाँ प्लस का है, कॉसेक माइनस का है यहाँ माइनस का है, कॉट प्लस का है यहाँ प्लस का है, कट कर दिया। क्या बचा आपके पास, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यही बचा ना। अब आप एक बार देखो आपको प्रूफ करना क्या था, आ जाओ अपनी राइट हैंड साइड पे, है ना यही राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 32। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देखते हैं ना, कई बच्चे पहले ही डर जाते हैं कि हमसे तो ये प्रूफ नहीं होने वाला है किसी भी हाल में। तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है, जब आपको पता है कि ये कॉस और साइन की फॉर्म में और ये कॉसेक और कॉट की फॉर्म में, तो पहले तो आपको इसको थोड़ा तो इसकी फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी तो उसके पास तक आ पाओगे ना। तो हमने क्या किया, तो हमने यहाँ देख लिया कि अगर मैं यहाँ साइन से डिवाइड करूंगी सब में, तो कॉसेक बन जाएगा इससे और कॉट बन जाएगा इससे, बस बना के आइडेंटिटी यूज कर ली, तो हमारा आ गया ये, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल है, देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे प्रूफ वाले क्वेश्चंस की, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगानी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 मार्क्स का, जिसमें फिर से चॉइस मिली हुई है हमारे को। चलो देखते हैं, कह रहा है आपसे यहाँ पर अ ट्रेन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 km per hour more. Find the original speed of the train. एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी औसत गति से तय करती है। इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होने पर समान दूरी 48 घंटे कम में तय कर लेती है। इस रेलगाड़ी की मूल गति ज्ञात कीजिए। देखो एक ट्रेन है, उसका आपको डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है और टाइम दे रखा है। आपसे कह रहा है वो 360 किलोमीटर जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, ठीक है। 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है डिस्टेंस, टाइम आपको नहीं बता रखा है यहाँ पर।
अब वही ट्रेन जो है अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज चले, पहले वाले की स्पीड नहीं पता आपको पहले, अब वो कह रहा है लेकिन सेकंड केस में अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ज्यादा चलेगी तो वो 48 मिनट कम लेगी इस सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। एक बार दोबारा बताती हूँ मैं आपको, यहाँ डिस्टेंस दे रखा है 360 किलोमीटर जो एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल कवर कर रही है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर स्पीड से, ना स्पीड दे रखी ना टाइम दे रखी। लेकिन आपसे कह रहा है कि अगर यही सेम डिस्टेंस 360 किलोमीटर का अगर वो ट्रेन जितनी स्पीड से अभी चल रही है 5 किलोमीटर स्पीड से ज्यादा चले, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो ट्रेन ज्यादा चलने लग जाए इतनी स्पीड से, तो जितना टाइम वो पहले ले रही थी ना ये 360 किलोमीटर कवर करने के लिए, अब वो 48 मिनट्स कम ले रही है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? तो अब आपको ये बताना है कि वो पहले जितनी स्पीड से चल रही थी वो स्पीड थी कितनी, वो आपको बतानी है। 5 किलोमीटर तभी तो उसमें जोड़ेंगे हम, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं, लेट कर लेते हैं। जब हमें नहीं पता ओरिजिनल स्पीड तो हम ओरिजिनल स्पीड को ही लेट करते हैं। लेट ओरिजिनल स्पीड जो उसकी मूल गति थी, ठीक है, वो हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो मुझको दे ही रखा है, वो मुझको दे रखा है 360 किलोमीटर। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। टाइम को मान लेती हूं मैं t1, ना टाइम पता ना स्पीड पता तो मैंने t1 मान लिया। डिस्टेंस मुझे पता है 360, स्पीड मुझे पता है x है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि स्पीड जो है अगर वो 5 किलोमीटर से बढ़ जाए 5 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, यहां पर भी लिखा है अगर गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होने पर। चलिए बढ़ा देते हैं, तो हम यहां लिख देते हैं इफ स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो फिर टाइम क्या हो जाएगा, टाइम को t2 मान लेती हूँ। ये डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि वो कह रहा था कि डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस, ठीक है, समान दूरी, तो ये x प्लस 5 हो जाएगी, है ना, 5 किलोमीटर बढ़ गई है। अब एक और इंफॉर्मेशन यहां पर हमें गिवन है कि अगर ये 5 किलोमीटर ज्यादा की स्पीड से चलेगी तो 48 मिनट्स कम लेगी। तो इसका मतलब ये जो है ये 48 मिनट्स कम लेगा ना। तो अब पता है मैं क्या करती हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों को मैं इक्वल कर देती हूँ। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये तो 48 मिनट कम है ना। तो इक्वल करने के लिए पता है मैं क्या करती हूँ, इसमें 48 मिनट माइनस कर देती हूँ। तो मैं यहाँ मिनट लिखती हूँ, इसको स्पेस कम है यहाँ, 1 मिनट को इसको हटा के यहाँ लिखती हूँ 48 मिनट, ठीक है। तो मैंने इनको इक्वल करने के लिए ना ये 48 मिनट मुझे पहले ही पता है, जो ये T2 है ये 48 मिनट कम ले रही है, कम टाइम लग रहा है। तो T1 में 48 मिनट ज्यादा लग रहा है इसका मतलब। तो मैंने बराबर करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए इसमें 48 मिनट कम करती हूँ ताकि अब ये दोनों लेवल पे हो जाए। तो T1 मेरे को पता है कितना है मेरे पास, वो है 360 अपॉन में x। अब ये मिनट में इसको आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय 60 करूंगी। आर में इसलिए किया क्योंकि यहाँ हर चीज मुझे घंटे के हिसाब से दे रखी है, आर की है, ठीक है। T2 है मेरे पास 360 अपॉन में x प्लस 5। कट कर दूं इसको 12 की टेबल से डायरेक्ट, छोटा हो जाएगा थोड़ा। तो 360 अपॉन में x माइनस 4 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 360 अपॉन में x प्लस 5, ठीक है ना। अब मैं ये 360 वाला इधर ले आती हूँ और 4/5 वाला उधर ले जाती हूँ। तो यहां पर करते हैं अब हम, ठीक है, देखो ये 4/5 उधर ले गई, प्लस का हो गया, इसको इधर ले आई, माइनस का हो गया, ठीक है। अब मैंने इसमें से ना 360 कॉमन ले लिया है, तो ये 1/x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4/5 बचा, ठीक है। बेस सेम कर देती हूँ, तो यहाँ पर x प्लस 5 माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x और x प्लस 5, ठीक है। ये 360 मल्टीप्लाई का इसको उधर ले जाती हूँ तो ये डिवाइड का हो जाएगा, इसको कट भी कर देती हूँ साथ के साथ, 90 हो गया, ठीक है। ये तो कट हो गया, तो यहाँ पर बचा 5 और नीचे आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। कहाँ से आया ये, इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई का, इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई का है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ गया 5 इंटू में 90। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको?
सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी करने के लिए मैं इसको पहले ही इधर ले आई और 90 से मैंने इसे कट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पर आ गया 1 अपॉन में 450। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको इससे इंटू करोगे तो आपका कितना आने वाला है, तो आपका आएगा यहाँ पर 2250। अब एक चीज आपको यहाँ दिख रही होगी, वो क्या दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है ना, मुझको तो दिख रही है यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक्स की दो वैल्यूज निकलने वाली है। वही चीज मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी, बीच वाली टर्म को इसके फैक्टर्स। तो क्या करूं, कैसे लिखूं, प्लस माइनस करूंगी तो प्लस का 5x आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस का 2250 एक्स स्क्वायर आने चाहिए, ये आना चाहिए। तो कोई से दो नंबर मुझे लेने पड़ेंगे। तो टू, कई बच्चों को पता है ये मिडल टर्म स्प्लिट करने में दिक्कत होती है, तो आप क्या करो, इस 2250 के ना ऐसे फैक्टर बना लिया करो जो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, और उसके बाद पेयरिंग किया करो, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वो दो पेयर लिए, कौन कौन से, एक 50x लिया और एक 45x लिया। आप माइनस करो तो 5x आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके देखो 2250 ही आ रहा है। अब आप यहाँ पर ये ले सकते हो ना, तो यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 50 आ गया, और यहाँ से मैंने 45 कॉमन ले लिया तो यहाँ भी मेरा x प्लस 50 आएगा। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, तो एक x माइनस 45 आ गया और एक x प्लस 50 आ गया। अब देखो आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, तो एक x की वैल्यू आपकी 45 आएगी, क्योंकि माइनस 45 है तो जीरो के उधर जाएगा तो ये प्लस 45 हो जाएगा, और एक x की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस 50। अब जरा आप सोचो एक बारी, आपने x माना किसको था, आपने x माना था जो ओरिजिनल स्पीड है, तो स्पीड क्या कभी भी नेगेटिव हो सकती है, नहीं ना, तो इसका मतलब ये तो देख के ही पता चल गया ये नॉट पॉसिबल है, ये संभव ही नहीं है, नहीं है ना संभव, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 45 आ गया, तो मेरी यहाँ पर ओरिजिनल स्पीड आ गई। तो इसका मतलब वो ट्रेन स्टार्टिंग में कितनी स्पीड से चल रही थी, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अब वो अगर 5 किलोमीटर पर आवर से और बढ़ जाए, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर से चले, तो वो 48 मिनट कम टाइम लेगी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ये 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक है, तो उसकी मूल गति कितनी आई, 45 किलोमीटर पर आवर आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये 33 यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन अभी इसमें एक इंटरनल चॉइस भी है। ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं। हाँ, तो इंटरनल चॉइस में हमसे वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। ठीक है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो मतलब x की वैल्यू निकालनी है, रूट्स मतलब x की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं इसको भी, अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लूं, यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, पहले तो मैं इसे ही दोबारा लिख देती हूँ, ये है। देखो एक चीज यहाँ पर है, मैं पता है इसको कैसे सॉल्व करने वाली हूँ, मैं इसको ऐसे करने वाली हूँ, मैं इस 11/30 को इधर लाने वाली हूँ, अब 1/x-7 को वहां ले जाने वाली हूँ। क्यों, क्योंकि ना यहाँ पर बीच में माइनस है, और जब हम इनके बेस सेम करते हैं ना तो बहुत बार गलती हो जाती है, हमें पता ही नहीं चल पाता कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे या नहीं होंगे, या माइनस ब्रैकेट बन नहीं पाता, बहुत कंफ्यूजन होती है इसको करने में। तो मैं ना इसलिए 11/30 इधर ले आई, ताकि एक वेरिएबल और एक नॉर्मल डिजिट वाला मैं आसानी से कर सकूं। ठीक है, अब मैं एलसीएम ले पाऊंगी, तो जब एलसीएम लूंगी तो x प्लस 40 और 30 आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ 30 नहीं है तो यहाँ 30 लिख दिया 11, और यहाँ पर x प्लस 4 लिख दिया, अब कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं, इस 1/x-7 को मैंने पहले ही साइड कर दिया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो ये 11x आया, देखो बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज कर दिया, ये 44 आ गया, और ये आ गया आपके पास 30x प्लस का 120। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत, आप चाहो ना तो इसको यहीं पर इनके एलसीएम लेके भी कर सकते हो, पर थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इसलिए छोटे तरीके से करें वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, अब 30 में से 44 को माइनस कर देती हूँ। ठीक है ना, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर करती हूँ अब इसको, तो 30 में से 44 करना था ना माइनस, तो माइनस का 14 आएगा और माइनस का 11x वो ऐसी है। ठीक है, नीचे क्या आता है हमारे पास 30 प्लस 120, तो यहाँ पर आ गया 1/x-7। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x-7 -14 -11x, और ये तो 30x प्लस 120 आएगा क्योंकि 1 से इंटू करेंगे। अब
फर्स्ट नंबर, ये सेकंड ब्रैकेट हो गया, -7 सेकंड नंबर और सेकंड ब्रैकेट हो गया। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया है। अब ये x दोनों के साथ मल्टीप्लाई का है, तो माइनस का 14x, ठीक है, और माइनस का 11x स्क्वायर। ठीक है ना। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, -14 को 7 से इंटू करेंगे, पर माइनस माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 98, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा तो 77x, दोनों से इंटू कर दिया मैंने, 30x प्लस 120। x वाले एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम 77 में से 14 को माइनस करेंगे तो 63 आएगा, लेकिन प्लस का आएगा। ठीक है, ये माइनस का 11x ऐसे ही रहने देते हैं। प्लस का 98 है, चलो उधर ले जाते हैं, 120 है ना, उसके साथ सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये 30x में इधर ले आई। अब अगर मैं 120 में से 98 माइनस करूंगी तो 22 बचेगा। ठीक है, यहां पर आएगा 33x माइनस का 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 22। 11 कॉमन ले लूं तो यहां पर आया 3x माइनस का x स्क्वायर, और यहां पर है 22। ये 11 वहां पर मल्टीप्लाई का ले जाती हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड का ले जाती हूँ, कट करके 2 आ गया। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। अब यहाँ माइनस है तो पता है मैं क्या करने वाली हूँ, माइनस कॉमन ले लेती हूँ, सबके साइन चेंज कर दो। अब बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर वही बात, मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी, इसका मतलब इसके दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्या होना चाहिए, प्लस माइनस करने पर तो माइनस का 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 2 आ जाए, यही होना चाहिए ना। चलिए करते हैं फिर इसको भी। तो -2x और x ले लेते हैं, क्योंकि 2x और x माइनस माइनस तो प्लस होंगे, लेकिन साइन माइनस का लग जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर भी आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। पहले पेयर बनाते हैं फिर लेंगे कॉमन ना। अब देखो इसके बाहर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ही है ना कॉमन, और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, तो x-2 और x-1। बस अब तो आ गए आपके x के फैक्टर्स। तो x-2 इज इक्वल टू 0 है, एक x-1 इज इक्वल टू 0 है, तो x यहाँ से एक तो 2 आ जाएगा और एक x यहाँ से 1 आ जाएगा। रूट्स निकालने थे ना, तो x आ गया 2 और 1, ये आपका आंसर आ गया। क्या निकालना था आपको यहाँ पर, समीकरण के मूल ज्ञात करने थे, रूट्स तो कितना है 1 और 2, इसके रूट्स आ गए। ठीक है, तो ये था आपके पास 33 क्वेश्चन। इसी के साथ आपके ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं, कौन से 3 मार्क्स वाले। अब रह गए हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इतना आप 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।